गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हाउ आर यू। आपने फर्स्ट लेसन दो बैलों की कथा जो मैंने आपको वीडियो भेजी थी, आपने वो कंप्लीट कर ली होगी और आपको काम करने के बाद स्कूल में भी आपको अपनी नोटबुक चेक करने के लिए भेज दी है अपने पेरेंट्स के साथ, ताकि आपका वर्क चेक होता रहे। आज मैं आपको पार्ट 2 लहासा की ओर पढ़ा रही हूँ। राहुल सांकृत्य का जीवन परिचय। हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार राहुल सांकृत्यायन का जन्म उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जनपद के बंदहा गांव में 1893 ईस्वी में हुआ था। राहुल सांकृत्य का जन्म कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जनपद बंदहा नामक गांव में 1893 में हुआ था। उनका मूल नाम केदार पांडे था। राहुल सांकृत्य का मूल नाम क्या था? केदार पांडे। उनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव में हुई थी, बंदहा गांव में, और मिडिल शिक्षा आजमगढ़ में तथा उच्च शिक्षा काशी, आगरा और लाहौर में हुई। प्रारंभिक शिक्षा कहाँ पर हुई इनकी? बंदहा नामक गांव में, और उच्च शिक्षा उनकी, मिडिल शिक्षा आजमगढ़ और उच्च शिक्षा काशी, आगरा, लाहौर में हुई। उन्होंने 1930 में श्रीलंका जाकर, राहुल सांकृत्य 1930 में कहाँ गए? श्रीलंका गए। वहाँ जाकर उन्होंने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। इसके बाद राहुल सांकृत्यायन नाम से प्रसिद्ध हुए। जब उन्होंने बौद्ध धर्म की शिक्षा ली, उसके बाद ही उनका नाम राहुल सांकृत्यायन पड़ा। वे पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, तिब्बती, जापानी, रूसी सहित अनेक भाषाओं के ज्ञानी थे। राहुल सांकृत्य किन भाषाओं के ज्ञाता थे? पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, तिब्बती, चीनी, जापानी, रूसी आदि भाषाओं के ज्ञानी थे। उनके ज्ञान के आधार पर ही उन्हें महापंडित कहा जाता है। क्योंकि वे महाज्ञानी थे, इसीलिए उनको महापंडित के नाम से भी पुकारा जाता है। वे घुमक्कड़ प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। वो एक जगह नहीं रहते थे, वो घूमते रहते थे, इसलिए उन्हें घुमक्कड़ भी कहा जाता था। उन्होंने संसार के अनेक देशों की यात्रा की। राहुल सांकृत्यायन ने संसार के अनेक देशों की यात्राएं की। साहित्य के वे महापंडित 1963 में संसार छोड़ गए। 1963 में संसार छोड़ गए। ये हिंदी साहित्य का जीता जागता दीपक हमेशा के लिए बुझ गया। इससे हमारे हिंदी साहित्य को बहुत अधिक हानि हुई। रचनाएं। बहुमुखी प्रतिभा के धनी साहित्यकार राहुल सांकृत्यायन ने उपन्यास, कहानी, आत्मकथा, यात्रावृत्त, जीवनी, आलोचना, शोध आदि अनेक विधाओं में साहित्य सर्जन किया। उन्होंने विभिन्न ग्रंथों का हिंदी में अनुवाद किया। राहुल सांकृत्यायन ने विभिन्न ग्रंथों का हिंदी में अनुवाद किया। उनकी कृतियों को 2 भागों में बांटा गया है, यानी उनकी रचनाओं को 2 भागों में बांटा गया है। अन्य साहित्य, दर्शन, दिग्दर्शन, 22वीं सदी, बोलगा से गंगा, मोगा नहीं दुनिया के बदलो, दिमागी गुलामी इत्यादि।
यात्रा साहित्य मेरी जीवन यात्रा 6 भागों में है। मेरी जीवन यात्रा 6 भागों में है। राहुल यात्रावली, घुमक्कड़ शास्त्र, राहुल यात्रावली घुमक्कड़ शास्त्र, किन्नर के देश में यात्रा के पन्ने, हिमालय परिचय, रूस में 25 मास आदि। साहित्य विशेषताएं, यात्रारत लेखन में राहुल जी का स्थान अद्वितीय है। उन्होंने घुमक्कड़ी के शास्त्र की रचना की। उन्होंने घुमक्कड़ी के लाभ का विस्तृत उद्देश्य बताया। उन्होंने घुमक्कड़ी के लाभ का विस्तृत उद्देश्य बताया तथा यात्रा को ही घुमक्कड़ का उद्देश्य बताया इससे मनोरंजन, ज्ञानवर्धन, अज्ञात स्थानों की जानकारी के साथ साथ भाषा का सांस्कृतिक आदान प्रदान भी होता है। भाषा शैली, राहुल जी ने अपनी भाषाओं में परिनिष्ठित एवं शुद्ध भाषा का प्रयोग किया है। उनकी भाषाओं में तत्सम तद्भव के साथ साथ अरबी, फारसी, हिंदी की बोलियों के रोचक शब्दों का प्रयोग हुआ है। लोकोक्ति व मुहावरों के प्रयोग से भाषा की रोचकता बढ़ गई है। अब मैं आपको लहासा की ओर के पाठ का सारांश बता रही हूँ। मुझे उम्मीद है कि आपको राहुल सांकृत्यायन का जीवन परिचय समझ में आ गया होगा, आपने ध्यानपूर्वक सुना होगा। लहासा की ओर नामक पाठ लेखक की प्रथम तिब्बती यात्रा से लिया गया है। लहासा की ओर नामक पाठ जो है लेखक की पहली तिब्बत की यात्रा से लिया गया है। लेखक तिब्बत में यात्रा करने के लिए गए। उन्होंने 1920-30 में नेपाल के रास्ते यह यात्रा की थी। राहुल सांकृत्यायन ने नेपाल के रास्ते में 1920 और 30 में यह यात्रा की थी। उस समय भारतीयों को तिब्बत यात्रा की अनुमति न होने के कारण लेखक ने यह यात्रा भिखमंगे के छद्म वेश में की थी। उस समय भारतीयों को तिब्बत जाने की अनुमति नहीं थी, वहाँ की यात्रा नहीं कर सकते थे। इसलिए राहुल सांकृत्यायन ने वहाँ छद्म वेश में गए। भिखमंगे के छद्म वेश में उन्होंने ये यात्रा की जो कि बड़ी कठिन थी। इस पाठ में उन्होंने लहासा की ओर जाने वाले दुर्गम रास्तों का रोचक वर्णन किया है। जो लहासा की ओर जो रास्ते जाते थे वे बहुत ही कठिन थे, उनसे गुजरना बहुत मुश्किल था। उन्होंने इसका वर्णन बहुत ही अच्छे तरीके से किया है। इससे तिब्बती समाज के बारे में अनेक जानकारियाँ मिलती है। तिब्बती जो समाज है उसके बारे में बहुत सी जानकारियाँ मिलती है। अब तो हमारे भारत में तिब्बती हर जगह देखने को मिलते हैं। लेखक ने अपनी तिब्बत की यात्रा नेपाल तिब्बत के मार्ग से की थी, जो नेपाल से तिब्बत की ओर जाता है। क्योंकि जब फरी कलिंपो का रास्ता नहीं खुला था, जब तक जो है फरी कलिंपो का रास्ता नहीं खुला हुआ था, इसी समय से हिंदुस्तानी वस्तुएं भी तिब्बत जाती थी, इसी रास्ते से ही जाती थी। इसी रास्ते से हिंदुस्तानी वस्तुएं तिब्बत के रास्ते से तिब्बत को इसी रास्ते से जाती थी। यह व्यापारिक तथा सैनिक रास्ता था। यह व्यापारिक और सैनिक रास्ता था जिस रास्ते से राहुल सांकृत्यायन तिब्बत गए और नेपाल के रास्ते से वो तिब्बत की यात्रा का बड़ा ही रोचक वर्णन किया है। और इसी रास्ते से
हिंदुस्तानी वस्तुएं तिब्बत की ओर तिब्बत जाती थी और ये एक व्यापारी तथा सैनिक रास्ता था। इस पर जगह जगह फौजी चौकियाँ और किले बने हैं। इस रास्ते पर जगह जगह फौजी चौकी बनी हुई है और किले बने हुए हैं, जिससे चीनी सेना, जिसमें कौन सी सेना रहती है? चीनी सेना रहती है। पहले इन चौकियों पर चीनी सेना रहती थी। कुछ किलों में किसानों ने अपना डेरा जमा लिया था। देखिए, कुछ में तो चीनी सिपाही रहते थे और कुछ किलों में किसानों ने अपना डेरा जमा लिया था। लेखक ऐसे ही एक परित्यक्त किले के पास चाय पीने के लिए रुका था। ऐसे ही किले के पास लेखक चाय पीने के लिए रुका। देखिए, जो वहाँ पर इस रास्ते को जाते हुए जो फौजी चौकियाँ थी और किले बने हुए थे, उनमें चीनी सेना रहती थी और कुछ किलों में किसानों ने अपना डेरा जमा लिया था। लेखक एक ऐसे ही परित्यक्त किले के पास चाय पीने के लिए रुक गए। तिब्बत में यात्रियों के लिए कुछ अच्छी बातें हैं, जो कुछ तकलीफ़ें भी हैं। तिब्बत में यात्रियों के लिए कुछ तो अच्छी बातें हैं, लेकिन कुछ उन्हें बहुत कष्ट उठाना पड़ता है। यहाँ जाति पाति, छुआछूत, पर्दा प्रथा जैसी कुप्रथाएं नहीं है। तिब्बत में जाति पाति का भेदभाव नहीं है, छुआछूत नहीं है, पर्दा प्रथा नहीं है। लोग अपने घरों को खुला रखते हैं। तिब्बत में लोग अपने घरों को खुला रखते हैं। यहाँ की बहुएं या उनकी सासें यात्राओं को या अपरिचितों को भी चाय बनाकर दे देती हैं। जो तिब्बती हैं, उनकी यहाँ जो बहुएं होती हैं और जो उन बहुओं की सास है, यानी जो वहाँ पर औरतें हैं, वे अपरिचितों को, जिन्हें जानते नहीं हैं, उनको भी चाय बना करके दे देती हैं। जबकि हमारे भारत में ऐसा नहीं है। यदि यात्रियों को कुछ संदेह हो तो वे अपनी चाय खुद भी बना सकते हैं। अगर यात्रियों को उनके हाथ की चाय पीने में कुछ संदेह है, शंका है, तो यात्री खुद अपने आप भी चाय बना करके पी सकते हैं। उस परित्यक्त चीनी किले से चाय पीकर जब लेखक चलने लगा तो उसने राहदारी मांगने वाले व्यक्ति को दोनों चिमटे दे दी। थोगला के आखिरी गांव में उसे मित्र सुमति के जान पहचान के लोग मिले। जब लेखक थोगला के आखिरी गांव में गए तो उन्हें वहाँ पर मित्र सुमति के जान पहचान के लोग मिले। इस कारण लेखक को ठहरने की अच्छी जगह मिल गई। लेखक को अपने मित्र की जान पहचान वाले लोग मिल गए। इस कारण से उन्हें वहाँ पर ठहरने की अच्छी जगह मिल गई। 5 साल बाद लेखक जब भद्र यात्री के वेश में घोड़े पर सवार होकर आया था। 5 साल के बाद लेखक जब भद्र यात्री के वेश में घोड़े पर सवार होकर आया था, तब उसे जगह नहीं मिली। तब उसको जगह नहीं मिली। उसे एक निर्जन झोंपड़ी में रात बितानी पड़ी। लेखक को एक निर्जन झोंपड़ी में रात बितानी पड़ी। जब लेखक को सबसे विकट डांडा थोगला पार करना था, वह लेखक की सबसे कठिन यात्रा थी और लेखक के सामने बहुत बड़ा संकट था जब उन्हें डांडा थोगला की यात्रा करनी थी और उसको पार करना था। 16-17 हज़ार फीट ऊंचाई पर
स्थित ये डांडा सबसे खतरनाक जगह है। वहाँ पर 16-17 हजार फीट ऊंचाई पर स्थित ये डांडा सबसे खतरनाक जगह है। इनके आसपास कोई गांव नहीं होता है, इसके आसपास कोई भी गांव नहीं होता है। नदियों के मोड़ और पहाड़ों के कानों के कारण दूर तक आदमी गवाह भी नहीं मिलता। देखिए, दूर तक पहाड़ों के कानों के कारण जहाँ देखो दूर तक निकलते हैं तो पहाड़, ऊंचे ऊंचे पहाड़, बस उनके कोने ही हैं जो दिखाई देते हैं। आदमी नहीं दिखते हैं दूर तक। यहाँ किसी की हत्या हो जाए तो पुलिस या खुफिया विभाग देखिए, यहाँ पर अगर रास्ते में किसी कोई हत्या हो जाए, कोई मर जाए, कोई गिर जाए नदी या पहाड़ से टकराकर, खुफिया पुलिस विभाग को कोई चिंता नहीं है। वहाँ कोई हत्या का गवाह भी नहीं मिलता। वहाँ पर तो इतना दुर्गम और कठिन रास्ता है कि जो हजारों और 16-17 फीट, 1000 फीट ऊंचाई पर स्थित ये डांडा गांव है। यह बहुत खतरनाक जगह है। इसके आसपास न तो कोई गांव है न कोई शहर है। यहाँ पर नदियों के मोड़, पहाड़ों के कोनों के कारण दूर तक आदमी नहीं दिखाई देते। अगर किसी की हत्या हो जाए, कोई मर जाए, तो खुफिया पुलिस को कोई चिंता नहीं है और कोई उस आदमी के मरने का गवाह भी नहीं है। यह डाकुओं के लिए अत्यंत सुरक्षित जगह है। यहाँ पर डाकू बड़े आराम से रहते हैं क्योंकि उनके सुरक्षित जगह है उनके लिए। डाकू आदमी को पहले मारते हैं, फिर लूट के लिए माल खोजते हैं। डाकू पहले तो आदमियों को मार देते हैं, फिर उनके पास जो माल होता है उसको छीन लेते हैं, क्योंकि फिर तो उनको मार दिया तो वो आराम से रह सकते हैं। हथियार का कानून न होने के कारण लोग हथियार लेकर घूमते हैं। हथियार का कोई कानून नहीं है, इसलिए लोग वहाँ पर हथियार लेकर घूमते हैं। डाकू यदि जान से न मारे तो उन्हें अपनी ही जान का खतरा रहता है। अगर उन्हें डाकू भी जान से न मारे तब भी लोगों को अपनी जान का खतरा रहता है, इसलिए वे हथियार लेकर वहाँ पर घूमते हैं। लेखक और उसके साथी भिखमंगों के वेश में थे। जो लेखक के साथी थे और जो उसके मित्र थे वो भी भिखमंगों के रूप में थे, जैसे कोई भीख मांगने वाला हो। जान का खतरा होते ही वे भीख मांगने लगते थे। जब उन्हें अपनी जान का खतरा होता था तो लेखक भीख मांगने लगते थे और उनके मित्र। पहाड़ पर सामान के साथ चलना कठिन था। देखिए, पहाड़ इतनी ऊंचाई पर था और उस पर सामान लेकर बहुत मुश्किल था चलना। इसलिए लेखक ने 2 घोड़े कर लिए और चलते गए। लेखक ने 2 घोड़े कर लिए और ऊपर चलते गए, क्योंकि पैदल यात्रा करना बहुत मुश्किल था। दोपहर तक वे डांडे पर पहुंचे। वे घोड़े से यात्रा करके डांडे पर पहुंचे दोपहर तक, जो 17-18 हजार फीट ऊंचा था। यहाँ का वातावरण बड़ा सुंदर था, मन को अच्छा लगने वाला था। दोनों ओर पहाड़ थे, इनमें कुछ पर बर्फ थी तो कुछ पर बर्फ नहीं थी। न हरियाली। सबसे ऊंचे स्थान पर देव स्थान था।
जो पहाड़ डाडा गांव का सबसे ऊंचा स्थान था, वहां पर देवताओं का स्थान था। दोनों ओर पहाड़ थे, जिसे कपड़े और झंडियों से सजाया हुआ था। उस देव स्थान को कपड़े और झंडियों से सजाया हुआ था। लेखक को अब उतराई की ओर चलना था। पहले तो लेखक को चढ़ाई की ओर चलना था, घोड़े पर सवार होकर आए, मगर अब लेखक को कहाँ चलना था? उतराई की ओर, यानी नीचे उतरना था पहाड़ से। जितनी ऊंची चढ़ाई पर वो चढ़े थे, इतनी ही नीचे उनको उतरना था। उसके साथ उसके एक दो साथी और चल रहे थे, पर वे सब बिछुड़ गए। जो लेखक के साथी थे वो लेखक से बिछुड़ गए, क्योंकि लेखक का घोड़ा धीरे चलने लगा था। लेखक उन सब से बहुत ही पीछे रह गया। लेखक का घोड़ा बहुत धीरे धीरे चल रहा था, इसलिए लेखक उन सब से पीछे रह गए। इसी बीच वह रास्ता भटक कर कहीं और चला गया। फिर वापस रास्ते पर लौटकर आया। वह 4 बजे के करीब लंक ओर पहुंचा, जहां उनकी जानकारी सुमित इंतजार कर रहा था। लेखक का जानकार था, उसको उस रास्ते की जानकारी थी। वह वहां पर लेखक की इंतजार कर रहा था। वह बहुत गुस्से में था, पर सारी बात जानकर उसका क्रोध शांत हो गया। जो लेखक का मित्र था सुमित, वह बहुत ही गुस्से में था, लेखक की प्रतीक्षा कर रहा था बहुत देर से। जब लेखक ने उसको सारी बात बताई तो उसका क्रोध शांत हो गया। लंकावर में वह अच्छी जगह रुका। यहाँ उसे खाने को सत्तू, चाय तथा रात में गर्मा गर्म थप्पा मिला। रात में गर्मा गर्म उसको थप्पा मिला। लेखक को खाने के लिए सत्तू और थप्पा मिला। लेखक और उसके साथी एक तिगड़ी के विशाल मैदान में थे। इसके चारों ओर पहाड़ थे। तिगड़ी के चारों ओर पहाड़ थे, जिससे वह मैदान टापू जैसा दिख रहा था। क्योंकि उसके चारों ओर पहाड़ थे, इसलिए वह टापू जैसा दिखाई दे रहा था। इसी मैदान में तिगड़ी समाधि गिरी है। यहाँ पर सुमित के यजमान थे। वे यजमानों के यहाँ जाना चाहते थे। बौद्ध गया से लाए गंडे खत्म होने पर किसी भी लाल कपड़े का गंडा बनाकर बांटना शुरू कर देते थे। लेखक ने उन्हें ऐसा करने से रोका। लेखक को भरिया भारवाहक ने मिल पाने के कारण सामान लेकर स्वयं चलना पड़ रहा था। बाकी कल करा दे। हो गया सर, थोड़ा सा कल करा दे बाकी।